Hello everyone. On last video we have discussed about the chapter that is Newton's laws of motion, and that day we have started the topic that is inertia, balanced and unbalanced force, types of forces. Okay. Now today we are going to study about Newton's first law of motion. Okay. So today we are going to start about the Newton's laws of motion and today we will discuss about first law of motion. जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था अबाउट द इनर्शिया, तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. क्लियर? तो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज if an object is at rest, it will remain at rest, and if an object is in motion, it will remain in motion until or unless it is compelled by an external force. अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये फॉर एग्जांपल बोर्ड है, ये अभी रेस्ट में है और ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, इसी पोजीशन में रहेगा जब तक मैं इस पे को फोर्स ना लगाऊं. ठीक है? या फॉर एग्जांपल अगर कोई आप ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं ग्राउंड पे, से बॉल ले लीजिए, आप बॉल को आपने थ्रो किया ग्राउंड पे, तो बॉल हमेशा चलती रहेगी, रुक जाएगी, बॉल क्या होगी, इट विल स्टॉप. लेकिन अभी मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमेशा क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा. तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्यों रुक गया? क्योंकि इस पे भी कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं. जैसे ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, फ्रिक्शनल फोर्स दो बीच ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, एयर प्रेजेंट है, एयर उस पर फोर्स लगा रही है. तो उस ऑब्जेक्ट पे उस टाइम पे कई सारे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं. अगर ये फोर्सेस ना लग रहे होते तो वो ऑब्जेक्ट लगातार मूव करता रहता. ठीक है? तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई टेबल है, चेयर है, वो रुकी तो रुकी ही रहेगी जब तक आप उसको नहीं खींचेंगे या किसी वजह से और कोई उसको ना खींचे, उसको पुश ना करे, तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिलती. तो यही न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will remain at rest, and if an object is in motion it will keep in motion until or unless it is compelled by an unbalanced external force. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड हमारे डे टू डे लाइफ के कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम रिलेट कर सकते हैं. जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम अपनी कार में बैठे हुए हैं और या ट्रेन में या बस में, जैसे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, एकदम से कार स्टार्ट होती है तो क्या होता है, आपने नोटिस करा होगा, जैसे ही कार स्टार्ट होती है हम बैठे हुए हैं, हमारी बॉडी हल्की सी पीछे की तरफ हो जाती है. ऐसे क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जब हम बैठे हुए थे कार के अंदर तो कार भी रेस्ट में थी, हम भी रेस्ट में थे. जैसे ही कार को मोशन में आई तो कार तो मोशन में आ गई, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाह रही है, तो क्या हुआ, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई. और एग्जाम्पल, जैसे आप कार चल रही है, एकदम से कहीं पे ब्रेक लगाने पड़े, तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं क्या होता है, हमारी बॉडी आगे की तरफ गिर जाती है. क्यों गिर जाती है? आगे थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाते हैं, झुक जाते हैं. क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था या हम और कार दोनों मोशन में थे, जैसे ही ब्रेक लगे तो कार की स्पीड तो कम हो गई, लेकिन हमारी स्पीड अभी पहले वाली बनी हुई है, तो एकदम से हम थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाते हैं. तो ये सब किस पे बेस्ड है? इनर्शिया पे बेस्ड है. और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कार वगैरह के ऊपर अगर हमको सामान वगैरह ले जाना हो तो उसको हम रस्सी वगैरह से बांध देते हैं. क्यों बांधते हैं रस्सी से? सेम रीजन. क्यों? क्योंकि अगर उसको नहीं बांधेंगे, जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो सामान क्या आएगा, एकदम से आगे की तरफ गिर जाएगा. तो ये सब न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही रिलेट कर सकते हैं. दैट इज, इन सभी चीजों को हम इनर्शिया से रिलेट कर सकते हैं. आई होप आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यूटन सेकंड लॉ. और न्यूटन सेकंड लॉ को समझने से पहले वी शुड नो अबाउट ए टर्म दैट इज मोमेंटम. मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंटम इज जनरली
डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या डेफिनेशन मोमेंटम की? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज P is equals to m into v। सिंपल डेफिनेशन मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। नहीं तो डेफिनेशन वगैरह हो गई। एग्जैक्टली मोमेंटम क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ले तो उससे आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल है, नॉर्मली जो छोटे बच्चे खेलते हैं, और एक आपके पास लेदर बॉल है, ठीक है, जिससे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। उन दोनों बॉल्स को आपकी तरफ सेम वेलोसिटी से अगर फेंका जाए तो ज्यादा चोट लगने के चांसेस किस केस में है? आई थिंक जो हैवी बॉल है, दैट इज लेदर बॉल। क्यों? क्योंकि जो लेदर बॉल है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा है? यहां पर देख लीजिए, मोमेंटम किस चीज से डिनोट करते हैं? दैट इज P मास इनटू वेलोसिटी। ऑल्दो वेलोसिटी तो सेम है लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकिल जा रही है और एक कार जा रही है बहुत हाई स्पीड में, वो किसी चीज से टकरा गए, फॉर एग्जांपल कोई दीवार से टकरा गए, तो ज्यादा चोट किस केसेस में होंगी? कार वाले में। क्यों? वेलोसिटी सेम है, क्योंकि कार का मास ज्यादा है और कार का मास ज्यादा होने की वजह से उसमें मोमेंटम ज्यादा है। तो मोमेंटम का मतलब अ सिंपल डेफिनेशन, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इज सेड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब इसको ड्राइव करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा आपको। तो व्हाट इज द मोमेंटम? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल पार्ट करते हैं। F प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब हो गया अपॉन टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है। और इसमें सॉल्व करें F प्रोपोर्शनल टू। चेंज का मतलब मोमेंटम का चेंज हो रहा है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन P। फाइनल मोमेंटम दैट इज, मोमेंटम की डेफिनेशन है तो मास इनटू वेलोसिटी। जब फाइनल वर्ड कह रहे हैं तो वहां पे जो फाइनल वेलोसिटी हम टर्म यूज करेंगे m into v माइनस इनिशियल मोमेंटम, अगेन मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे m into u अपॉन t। थोड़ा सा और इसको आगे लेके चले, F प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों में m कॉमन आ रहा है, m कॉमन ले लें, m v माइनस u अपॉन t। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या था वो? A इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो यहाँ पे F प्रोपोर्शनल m और इसकी जगह क्या ले लेते हैं? A ले लेते हैं। F अभी किस साइन लगा हुआ है? प्रोपोर्शनल का, और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वहां पे इक्वल टू का साइन आता है, और साथ में कांस्टेंट k m into a, और यहाँ पे k की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा f का फॉर्मूला क्या बन गया? m into a। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला टू डिराइव न्यूटन सेकंड लॉ।
That is, what is second law? Rate of change of momentum is directly proportional to force. और यहाँ से हमें इस वाले रिलेशन से एक फोर्स का फॉर्मूला हमें निकल के आता है, that is F is equals to mass into acceleration. ठीक है, तो आई थिंक ये आपको डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा. क्लियर? तो इसको आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं अपने. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट. अभी हमने जो किया न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन, ये तो डेरिवेशन हो गया उसका. एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? उस प्रैक्टिकल मीनिंग को समझने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला समझ सकते हैं. अभी हमने इसमें एक ये जब फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तो एक पार्ट ये आया था, यहां से हम इसको न्यूटन लॉ को समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स वगैरह या ऐसे गेम्स वगैरह जो होते हैं उसमें जो हाई जंप वाला एक गेम होता है, तो उस हाई जंप वाले में क्या होता है, जब पर्सन आता है पोल से ऊपर से कूदता है तो वहां पे नीचे गद्दे वगैरह रखे होते हैं. तो वहां पे गद्दे रखने के पीछे रीजन क्या है? वैसे सिंपल मतलब है, गद्दे नहीं होंगे तो चोट ज्यादा लगेगी और उस पे गद्दे पे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी. तो रीजन यही है कि गद्दे रखने से चोट कम क्यों लग रही है. तो उसका जो आंसर है वो हमें इस फॉर्मूले में मिलेगा. देखिए होगा क्या, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है तो उसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है. और जब वो टकराएगा किसी चीज से तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, अब हमें यह देखना है कि वो टाइम कितना ले रहा है वेलोसिटी को जीरो होने में. जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा था, उसकी वेलोसिटी 20 थी, 20 मीटर पर सेकंड. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, उस ऑब्जेक्ट का मास था फॉर एग्जांपल 50 किलोग्राम. ठीक है, तो फोर्स मास 50, फाइनल वेलोसिटी तो बाद में जीरो हो रही है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल 20 अपॉन, जैसे ही वो नीचे गिरा, फॉर एग्जांपल उसको नीचे गिरने में जैसे वो टच हुआ, उसको जो लास्ट पॉइंट है फोर्स वाला जो इंपैक्ट हो रहा है वो 0.01 सेकंड लगे. कितना टाइम लगा, 0.01. इसको सॉल्व करते हैं, कितना था देखिए, F प्रोपोर्शनल टू 50 इंटू -20 अपॉन 0.01. डेसिमल आया, 0 पर आ गए, 5 2 10, 1 2 3 4. क्या है रिलेशन, तो उसकी बॉडी पे कितना फोर्स लगा, इतना फोर्स लगेगा, और इतना फोर्स लगेगा इसका मतलब उसका फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा चोट लगेगी. अब नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं. अब हमने क्या लगाया, बीच में गद्दे लगा दिए, दैट इज को कूदने के लिए गद्दे आ गए. अब जैसे ही वो गद्दों पे कूदेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो फिर भी जीरो होगी, और फॉर एग्जांपल स्पीड भी इतनी थी, लेकिन उसकी वेलोसिटी जैसे वो कूदेगा तो गद्दे दबेंगे थोड़े से, और जब गद्दे दबेंगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी को जीरो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. फॉर एग्जांपल अब उसका जो टाइम लगा वो 1 सेकंड लगा. आप सॉल्व करो, F proportional to 50 into -20, 5 to the 10, 0 0 न्यूटन. पहले आ रहा था 1 लाख न्यूटन का फोर्स, अब कितना आ रहा है, केवल 1000 न्यूटन का फोर्स. तो कितना फोर्स कम हो गया. माइनस साइन जो ये है इसको ये दिखाता है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है. तो यहीं से है, दैट इज मोमेंट. यहाँ पे जो रिलेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ये बताता है कि अगर किसी का मोमेंटम जितनी ज्यादा देर में चेंज होगा उतना ही उसकी बॉडी पे कम फोर्स लगेगा. जैसे आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, वो क्रिकेट प्लेयर्स स्पेशली जो विकेट कीपर है वो ग्लव्स पहनता है हाथों में. तो ग्लव्स पहनने के पीछे रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन क्योंकि बॉल उसको ज्यादा कैच करनी पड़ती है, ज्यादा छोड़ने लगे. अब दूसरा, कभी आपने नोटिस किया हो स्पेशली विकेट कीपर को या किसी भी प्लेयर को, जब वो बॉल कैच करते हैं तो सिंपल ऐसे कैच नहीं करते, कैच करते समय अपने हैंड्स को हल्के सा पीछे लेके आते हैं. बॉल कैच कर रहे हैं, हल्का सा पीछे, क्यों,
क्योंकि जब बॉल कैच कर रहे हैं तो हाई वेलोसिटी से बॉल आ रही है, और जब इतनी हाई वेलोसिटी से बॉल आएगी तो वो उस वेलोसिटी को कम करते हैं हल्के हल्के। क्यों कर रहे हैं? वो टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। जितना ज्यादा टाइम इंक्रीज होगा फोर्स उनकी बॉडी पे उतना कम लगेगा, तो उनके हर्ट होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। अभी हमने एक रिलेशन निकाला F इक्वल्स टू m इंटू, यहाँ पे जो फोर्स है इसकी जो यूनिट है इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ज्यादातर जो फोर्स की यूनिट यूज की जाती है इट इज न्यूटन। इसको आंसर डिनोट, ठीक है। तो F इक्वल्स टू m इंटू ए, फॉर्मूला यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर वी कैन से द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, now the last law of Newton, that is Newton's third law of motion. Newton's third law, simple law का स्टेटमेंट भी सिंपल है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई रिपीट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या है? जितना कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉल लीजिए, उसको आप थ्रो करिए दीवार की तरफ, तो जैसे ही आप दीवार की तरफ थ्रो करेंगे तो जैसे फोर्स से आपने थ्रो करी है, बॉल भी उसी फोर्स के साथ आपके पास वापस आती है। तो ये सिंपल लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो F इज इक्वल्स टू AB, दैट इज एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट, B वाला ऑब्जेक्ट भी A वाले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं डे टू डे लाइफ से, जैसे अभी मैंने आपको बताया बॉल वाला। इसके अलावा आप किसी टेबल पर खड़े हो जाइए, हल्की सी टेबल है अगर आप उस टेबल से जंप करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा वो टेबल पीछे की तरफ गिर जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने जंप किया तो टेबल ने आपके ऊपर आपके पैर में फोर्स लगाया था, तभी आपने जंप किया। और तो सेम टाइम पे आपके पैर ने भी क्या किया, सेम फोर्स लगाया टेबल पे, इसका टेबल क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अगर बहुत ही दलदल एरिया है और मिट्टी वैसी गीली सी है, या फिर ऐसा कहें स्नो है, ऐसे बर्फ पड़ रही है कहीं पे, बहुत मोटी मोटी बर्फ है या सैंड है, तो वहां पे चलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्मली जब हम रोड पे चलते हैं और इसके अलावा बर्फ है या दलदल एरिया है, सैंड है, यहाँ पे चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल रीजन इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि जब आपने इस पर सैंड पे पैर रखा, रेत पे, तो वहां पे जब आपने फोर्स लगाया तो फोर्स आप लगा ही नहीं पाए। क्यों? जैसे ही आपने पैर रखा तो रेत अंदर तक दबके चली गई, तो हम प्रॉपर तरीके से फोर्स नहीं लगा पाए। और जब हमने फोर्स नहीं लगा पाए तो पीछे से भी हमें, दैट इज हैंड से भी प्रॉपर तरीके से फोर्स नहीं मिल पाता। इस वजह से हम भी प्रॉपर तरीके से उस पर नहीं चल पाते। ऐसे ही ऐसे केले का छिक्कल आ जाए, पैर के नीचे फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि जैसे ही हमने प्रेस किया तो प्रेस करते ही क्या हुआ, हमें फ्रिक्शन वहां पे बहुत कम था तो हम फोर्स ही नहीं लगा पाए, और जैसे हम फोर्स नहीं लगा पाए तो एकदम से वहां से भी फोर्स नहीं मिलता है, तो हम फिसल जाते हैं। तो इस तरह से हम न्यूटन थर्ड लॉ को डिफाइन करते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज हमने तीन लॉस पढ़े। न्यूटन फर्स्ट लॉ, एक बार रिपीट कर दें। If an object is at rest, it will remain at rest. If an object is in motion, it will remain in motion until or unless it is expelled by an external force. Then Newton's second law of motion, that is force is directly proportional to rate of change of momentum. And third, Newton's third law, for every action there is always equal and opposite reaction.
I hope you have all enjoyed the video. Thank you.